बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वर्ड्स, कैसे हैं आप? मैं वज़मन मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा इस ऑर्डिनेंस के हवाले से जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इलीगल पोजेशन क्या है, यानी कि गैर कानूनी कब्ज़ा क्या है। आपको ये बात बताता दूँ, ये कानून गैर कानूनी कब्ज़े के हवाले से जो है बनाया गया है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे की शख्स की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी कब्ज़ा है तो वो इस ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई कर सकता है और उस शख्स को, उस एग्रीव्ड पर्सन को इस ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ मिलेगा। यहाँ पे सवाल है जी कि लोग, काफ़ी सारे लोग हमें सवाल करते हैं इस हवाले से कि जी हमारी प्रॉपर्टी की ये प्रपोजिशन है, क्या हमारी प्रॉपर्टी एक हवाले से केस जो है इस ट्रिब्यूनल में हो सकता है, इस ऑर्डिनेंस के तहत दायर हो सकता है। मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो क्वेश्चन करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी का ये स्टेटस है, तो क्या हमारी प्रॉपर्टी के बारे में केस जो है वो ट्रिब्यूनल में हो सकता है, इस ऑर्डिनेंस के तहत हो सकता है। तो इसलिए आज का मेरा वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि वो कौन सी जायदादें हैं जिसके बारे में इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। तो इसके लिए जी दफ़ा 4 है जी, ये पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 का दफ़ा 4 जो है हम डिस्कस करते हैं। उसमें है जी कि इलीगल पोजेशन क्या है, ये बात ज़हन में रखिएगा। बताने जा रहा हूँ कि वो जायदादें जिनके बारे में इस ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई हो सकती है, ट्रिब्यूनल में केसेस दायर हो सकते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। एन अक्यूज्ड who whether himself or through any other accused, कोई भी शख्स जो खुद या किसी और मुल्ज़म के थ्रू जो है वो क्या करे जी, obtains or retains possession, कब्ज़ा हासिल करे किसी जायदाद का, ऑफ एनी इमोरल प्रॉपर्टी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। अब ये देख लें जी, पहली जायदाद आपको बता रहा हूँ कि उसके पास कानूनी कोई इख्तियार नहीं था और उसने इस जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया, तो ऐसी जायदाद के बारे में, ऐसे शख्स के बारे में इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो कार्रवाई हो सकती है। जहाँ पे लॉफुल जो है वो अथॉरिटी ना हो, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी के वो आप किसी भी जायदाद पे कोई शख्स काबिज हो, और लॉफुल मीन्स या किसी जो ज़रिए जो हैं जो बग़ैर किसी कानूनी जो है ज़राए के वो किसी भी जायदाद का कब्ज़ा हासिल कर ले। अच्छा जी, वो कैसे कब्ज़ा हासिल कर ले जी? थ्रू फ्रॉड, ये कोई भी जायदाद जो फ्रॉड से हासिल की गई हो, डिसीड, धोखे से हासिल की गई हो, चीटिंग से हासिल की गई हो, बदनीति से हासिल की गई हो, जालसाजी से हासिल की गई हो, गलत बयानी से हासिल की गई हो, धमकी से हासिल की गई हो, जबर से हासिल की गई हो, और किसी को धमकी दे के जबरन जो है वो उससे जायदाद हासिल की गई हो। ये जितने भी ज़राए हैं, अगर इस ज़राए से कोई भी जायदाद हासिल की गई हो तो ऐसी जायदाद के बारे में इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। कोई भी ऐसा शख्स जो समझता है कि इस अंदाज में जो है उसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया गया है तो वो ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दे सकता है, ट्रिब्यूनल में इस्तग़ासा जो है वो दायर करवा सकता है। अच्छा जी, वो जो शख्स ऐसा करेगा शैल बी गिल्टी ऑफ, जो कसूरवार होगा इस अंदाज में किसी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने का, शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस विच शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। जो भी शख्स किसी शख्स की जायदाद पे गलत तौर पे कब्ज़ा करेगा, नाजायज़ कब्ज़ा करेगा, धोखे से कब्ज़ा करेगा, धमकी से कब्ज़ा करेगा, ज़बरदस्ती कब्ज़ा करेगा, तो उस शख्स को 10 साल तक सज़ा हो सकती है। ये सेक्शन 4 पढ़ रहा हूँ इस ऑर्डिनेंस का, 10 साल तक, और कम अज़ कम सज़ा जो है उसकी 5 साल है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये सज़ा जो है वो 10 साल तक सज़ा हो सकती है नाजायज़ काबज़ को किसी भी जायदाद पे, किसी भी गैर मनकूला जायदाद पे, और कम अज़ कम सज़ा जो है उसको 5 साल हो सकती है। अच्छा, सिर्फ सज़ा ही नहीं है, जुर्माना भी है। अच्छा, 10 ईयर विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स और विद फाइन, या उसको जुर्माना भी हो सकता है, विच में एक्सटेंड टू 10 मिलियन, 10 मिलियन जो है उसको जुर्माना हो सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए तक उसको जुर्माना हो सकता है, और विद बोथ, या ये दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। अब सेक्शन 4 जो है वो सज़ा बता रहा है
کہ جو بھی شخص کسی شخص کی جائیداد پہ غیر قانونی طور پہ قبضہ کرے گا تو اس کو 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے، کم از کم 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے، اور یا اس کو 1 کروڑ روپیہ جرمانہ ہو سکتا ہے، یا یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اب وہ شخص، وہ تمام اشخاص جو یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیں، وہ خبردار ہو جائیں، کیونکہ اس آرڈیننس کے تحت ان کو 10 سال تک سزا بھی ہو سکتی ہے اور 1 کروڑ روپے جو ہے ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تھا جی آج یہ سیکشن اس حوالے سے۔ ایک تو تھی اس کی یہ ریمیڈی، اور دوسری جو ہے وہ یہ جو ہے، ایک تو سزا جو ہے جو ٹریبیونل دے سکتا ہے، اور دوسرا سیکشن 18 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے کہ قبضہ بھی واپس دلائے گا جی۔ اب سیکشن 18 کیا کہتا ہے جی؟ ڈیلیوری اور ریسٹوریشن آف دا پوزیشن ٹو لافل اونر، کہ جو وارث ہے، جو اصل حقدار ہے اس جائیداد کا، اس کو وہ قبضہ بھی دلائے گا۔ اب قبضہ کیسے دلانا ہے جی؟ اپون کنکلوژن آف دا پروسیڈنگ ایدر تھرو ٹرائل اور ادروائز دا ٹریبیونل شیل آرڈر ڈلیوری اور ریسٹوریشن آف دا پوزیشن آف دی امویبل پراپرٹی ٹو اٹس لافل اونر اف سچ لافل اونر از ناٹ آلریڈی ان پوزیشن۔ تو وہ جو ہے جب یہ کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، ٹریبیونل یہ سمجھتا ہے کہ واقعی غیر قانونی طور پہ قبضہ ہوا تھا، مالک سے، اصل مالک سے جائیداد چھینی گئی ہے، تو ٹریبیونل جو ہے اس کو قبضے کو ریسٹور کروا دے گی، اس کو قبضہ جو ہے وہ واپس دلا دے گی۔ اب یہ بات یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، قبضہ واپس دلانے کا اختیار سکروٹنی کمیٹی، جو کہ پہلے ڈی آر سی تھی، اس کو نہیں ہے۔ سکروٹنی کمیٹی کو قبضہ واپس دلانے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بہت سے قبضے دلوائے ہیں۔ جب یہ آرڈیننس جو ہے 2025 میں نافذ ہوا تھا تو ڈی آر سی نے، ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی نے بہت سے قبضے لوگوں کو دلوائے ہیں، تو اس کو ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ سیٹیسفائڈ کر دیا ہے۔ تو اب اختیار جو ہے یہ ٹریبیونل کو ہے، ٹریبیونل جو ہے وہ قبضہ واپس دلا سکتا ہے۔ اور ٹریبیونل قبضہ واپس دلانے کے لیے جی کیا کر سکتا ہے؟ ٹریبیونل میں ڈائریکٹ دا آفیسر انچارج، وہ پولیس کو کہہ سکتا ہے کہ اس کا قبضہ جو ہے ان کو واپس دلایا جائے، یعنی کہ وہ فورس استعمال کر سکتا ہے، کروا سکتا ہے قبضہ واپس دلانے کے لیے۔ کون؟ ٹریبیونل۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک اس حوالے سے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔